शायद इतिहास में पहली बार कोर्ट के आदेश के बाद खुलेगी ईवीएम। कोर्ट ने ईवीएम के एक्सरे टेस्ट को लेकर क्या आदेश दिया है? क्या ये आदेश अपने आप में ईवीएम को लेकर तमाम तरह की उलझनों, तमाम तरह के सवालों के जवाब दे देगा? दोस्तों, बॉम्बे हाई कोर्ट से एक बहुत ही क्रांतिकारी फैसला आया है, या फिर ये कह लें कि ये फैसला उन लोगों के लिए एक उम्मीद के तौर पर उभर सकता है जो लगातार चुनाव में कथित तौर पर धांधली के आरोप लगाते रहते हैं। ये बॉम्बे हाई कोर्ट का पूरा आदेश क्या है और इस आदेश में किसको राहत और किसकी आफत हो सकती है, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। और साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि ईवीएम खुलवाने वाले मामले पर चुनाव आयोग ने कोर्ट में क्या कहा। लेकिन उससे पहले बिना भूमिका के आपके सामने पूरी खबर रख देती हूँ। दरअसल दोस्तों, बॉम्बे हाई कोर्ट का ये फैसला है और ये फैसला कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री और बहुत बड़े नेता हैं नसीम खान, उनके द्वारा लगाई गई याचिका के बाद लिया गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ईवीएम की जांच और निरीक्षण की इजाजत दे दी है। दोस्तों, इस मामले में याचिकाकर्ता का कहना है, जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, कि ऐसा पहली बार हो रहा है। अब समझिए पूरा मामला क्या है। दोस्तों, इस मामले में जस्टिस सोमशेखर सुंदरेसन ने आदेश दिया है। याचिकाकर्ता है कांग्रेस नेता नसीम खान। दोस्तों, इसमें जो प्रतिवादी हैं, यानी कि जिनके खिलाफ याचिका डाली गई है, वो हैं शिवसेना के विधायक दिलीप लांडे। दोस्तों, 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा में दिलीप लांडे, जो कि एकनाथ शिंदे गुट के शिवसेना की तरफ से उनको टिकट दिया गया था, मुंबई उपनगर जिले के चांदीवाली सीट से नसीम खान को उन्होंने चुनाव में हराया था। विधानसभा चुनाव की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। और इसी चुनाव में राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोप लगाए थे और उसी आरोप के तहत नसीम खान कोर्ट गए थे। अब अदालत ने कहा है कि जैसा कि आवेदन दिया गया है, उनकी ओर से ईवीएम जांच की अनुमति का आदेश जारी करते हैं हम, अदालत ने कहा है। और इसके साथ साथ चुनाव आयोग को 2 महीने के भीतर मशीनों का निरीक्षण पूरा करने के लिए भी कोर्ट ने कहा है। मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों, मुंबई उपनगर जिले की डिप्टी रिटर्निंग ऑफिसर अर्चना कदम ने जानकारी दी है कि 16 और 17 अप्रैल को ईवीएम खुलेंगी। यानी कि जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसके करीब 6 दिन बाद जो अधिकारी, उनका कहना है कि ये ईवीएम का खोलने का जो आदेश दिया गया है वो खुलेंगी 16-17 अप्रैल को। अब आपके मन में सवाल होगा कि चुनाव 2024 को निपट गया, उसके बाद तो ईवीएम मशीनें रीयूज में आ चुकी होंगी, तो फिर अब ईवीएम मशीनें खुलकर अगर कुछ बता भी देंगी तो क्या ही बता देंगी, उसमें क्या डेटा नया होगा, इसकी जानकारी भी आपके सामने रखती हूँ। दरअसल दोस्तों, मुंबई में ईवीएम निर्माता भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड द्वारा डायग्नोस्टिक चेक दिया जाएगा। दोस्तों, डायग्नोस्टिक चेक मतलब बेसिक ईवीएम कैसे वर्क करती है, ईवीएम में कोई धांधली तो नहीं है, ईवीएम में अगर हम वोट डालते हैं तो वोट सही जगह पड़ता है नहीं पड़ता है, वीवीपैट मशीन को लेकर जो तरह के सवाल हैं, वो एक डायग्नोस्टिक टेस्ट दिया जाएगा कंपनी द्वारा याचिकाकर्ता को। तो नसीम खान ने कहा है कि हर विधानसभा क्षेत्र में 5% ईवीएम, यानी कि कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट के बर्न्ड मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर की जांच हो। अब ये हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन क्या वाकई में सिर्फ एक डायग्नोस्टिक जांच से आप कोई धांधली पकड़ सकते हैं? इंपॉर्टेंट ये भी है कि ये मशीन किसकी तरह प्रेजेंट की जाएगी, क्या कंपनी तरह प्रेजेंट की जाएगी? तो फिर जो कंपनी ही अपनी मशीन मतलब याचिकाकर्ता के सामने रखेगी आदेश के तहत, तो उस मशीन पर आप कैसे भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि वो तो कंपनी द्वारा लाई जाएगी। हाँ, लेकिन ये आप कह सकते हैं कि ये अपने आप में हेडलाइन बनाने वाली खबर थी, जो कि एबीपी न्यूज के हवाले से मैं आपको दिखा रही थी। अच्छा, बड़ा दिलचस्प है दोस्तों, बॉम्बे हाई कोर्ट का सिलसिलेवार तरीके से एक ही दिन में दूसरा बड़ा आदेश है चुनाव आयोग को लेकर। दोस्तों, कल मैंने आपको एक खबर दिखाई थी, गोवा में उपचुनाव को कैंसिल कर दिया बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने। दोस्तों, आप जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान किया गया था। तो गोवा के पोंडा में उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो गया था, नोटिफिकेशन फाइल हो गई थी, वहां प्रचार शुरू हो गया था। लेकिन अचानक से बॉम्बे हाई कोर्ट के गोवा बेंच में मामला चला गया और गोवा बेंच ने बॉम्बे हाई कोर्ट की पूरा का पूरा चुनाव ही कैंसिल कर दिया, ये कहते हुए कि अब अगर जो विधायक चुने जाएंगे उनको काम करने के लिए हार्डली 9 महीने का वक्त मिलेगा, क्योंकि अगले साल मार्च में गोवा की विधानसभा पूरी हो रही है। मतलब गोवा विधानसभा का पूरा कार्यकाल हो रहा है, मतलब अगले साल मार्च के आसपास नई विधानसभा गठन होना है, चुनाव होना ही है। तो जो नए अगर कोई विधायक चुन के आते भी हैं तो उनको कितना ही मौका मिल जाएगा, हार्डली। ये भी बड़ा दिलचस्प है दोस्तों कि इन दोनों ही मामलों में चुनाव आयोग को जवाब देना पड़ा था। इस मामले में भी और ये जो ईवीएम वाला मामला मैं आपको बता रही हूँ, इसमें भी चुनाव आयोग ने कोर्ट में खड़े होकर जवाब दिया था। अब दोस्तों, इन दोनों ही आदेश से चुनाव आयोग को क्या फर्क पड़ता है, या चुनाव आयोग का जो पूरा
काम करने का तरीका है, उस पर जो तमाम लोगों की उंगलियां हैं, उसमें क्या फ़र्क आता है तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये बात सही है कि इस तरह के मामले अब देश के अलग अलग हिस्सों से आप देखिएगा लगातार आ रहे हैं। जैसे कल ये जो पोंटा वाला मामला मैंने आपको दिखाया था गोवा में, तभी मैंने ये सवाल पूछे थे, भाई चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले हर चीज देखता है, तो क्या चुनाव आयोग ने देखा नहीं कि इस सीट में अगर विधायक चुनकर आ जाते हैं तो उनको हार्डली 9-10 महीने का ही वक्त बचेगा। ये काम तो चुनाव आयोग का है ना देखने का, लेकिन चुनाव आयोग ने नहीं करा। दूसरा, अब ईवीएम को लेकर आप देख लीजिए, ईवीएम को लेकर एक पूरा सिलसिला चला था। याद होगा आपको, शुरुआत में जब कथित तौर पर चुनाव में धांधली के आरोप लगे थे तो शुरुआत ईवीएम में गड़बड़ी से हुई थी। बाद में राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोप लगाए और कहा कि मशीन में गड़बड़ नहीं है, पूरा सिस्टम ही गड़बड़ है, इन्होंने वोटर लिस्ट ही गड़बड़ कर दी। और वो जो सिलसिला चला दोस्तों, चाहे आप महाराष्ट्र से देख लीजिए, बाकी राज्यों से देख लीजिए, बिहार में तो एसआईआर ही हो गया, और अब वो अपने मतलब पीक में जो है वो पश्चिम बंगाल चुनाव में है। दोस्तों पश्चिम बंगाल चुनाव में जिस कदर एसआईआर का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, वो उस पर वोट पड़ेगा नहीं पड़ेगा वो तो अलग बात है। वैसे भी अगर वोट पड़ भी गया तो लोगों के नाम ही कट गए हैं, तो वोट कैसे दे पाएंगे। लेकिन चुनाव आयोग पर इस वक्त मतलब सबसे ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। आज से पहले कभी इतने सवाल खड़े नहीं हुए जब चुनाव आयोग ने खुद टीएमसी को लेकर इस तरह का ट्वीट कर दिया। मतलब टीएमसी को दो टूक, इस तरह की भाषा चुनाव आयोग की थी जैसे कि वो किसी पार्टी विशेष के लिए इस तरह से बैटिंग करते देखे गए, मतलब लोगों ने आरोप लगाए। तो एक ऐसे दौर में ईवीएम का कोई डायग्नोस चेक होना या फिर अचानक से किसी सीट में उपचुनाव का कैंसिल हो जाना, जाहिर तौर पर चुनाव आयोग के सामने एक खुद के आत्मचिंतन को लेकर तो सवाल खड़े करता ही है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और मेरी आप लोगों से गुजारिश होती है दोस्तों, जितना हो सके चैनल को शेयर करा करें। कोई भी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप अपने सोशल मीडिया में उसको शेयर कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप में शेयर कर सकते हैं, अपने फेसबुक में शेयर कर सकते हैं। इसके जरिए हम चैनल नए लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों थैंक्स और ज्वाइन, ये दो ऑप्शन है जिसके जरिए आप चैनल को आर्थिक तौर पर भी सहायता दे सकते हैं। आप किसी भी वीडियो में थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ज्वाइन हमारी मेंबरशिप है दोस्तों, अलग अलग हमारे मेंबरशिप ड्राइव है, इसमें जो भी मेंबरशिप आपको सूट करती है आप उसमें चैनल की मेंबर बन सकते हैं, जिसमें आपकी तरफ से थोड़ी सी आर्थिक मदद होगी, लेकिन हमारे लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा।